हाँ भाई सारे भैया ने मैं सुलभ ला रहा। और जो आज अपना टॉपिक है वो है अपना इकोनॉमिक्स। अपनी जो बुक है वो है एनपीएच पब्लिकेशन, अशोक सर की बुक है। इसमें ते आपने जो अपनी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है आज वो करवावांगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो ने ध्यान से देखियो। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और बच्चा के समझ में भी कम आया करें। इकोनॉमिक्स का पार्ट है भाई, ताकि समझ में आवे तो वीडियो ने अच्छे से देखियो। हम जो है हर क्वेश्चन की साथ आपको एक्सप्लेनेशन बताते चलेंगे। वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। इसलिए यह वीडियो थोड़ी ही जो है वह आराम आराम से बतावांगे सबने, ताकि सबके समझ में आवे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 228 में है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है। तो सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का विज्ञान ही जो है अर्थशास्त्र है। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर थारे दौरे संसाधन सीमित तौर पे हैं और उनका था मैं हाईएस्ट उपयोग कर सको, तो यह जो है इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 229। इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। के बाद क्वेश्चन नंबर 230। इकोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है भाई गृह प्रबंधन। याद रखियो, इकोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है गृह प्रबंधन। कि किस टाइप का आप अपना घर का प्रबंधन कर सको, वह इकोनॉमिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 231। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा किसने दी थी। तो वो दी थी रॉबिन्स ने। याद रखियो, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा किसने दी थी, रॉबिन्स ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 232। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो रॉबिन्स के अनुसार जो है अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो सीमित साधन और असीमित इच्छाएं, मतलब संसाधन जो है वो कम, ठीक है ना, या मैं बात करूं कहूं सीमित मात्रा में है, और जो आदमी की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। तो यो है अर्थशास्त्र का अध्ययन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 233। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सूक्ष्म अर्थशास्त्र ने कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन की बात कही जाती है। ठीक है, कि व्यक्ति किस टाइप से जो है व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेवे, और वो जो है संसाधनों का आवंटन किस तरह से करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारिक कंपनियों के व्यवहार के अध्ययन को ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार है, या व्यापारी कोई भी कंपनी है, कि जो उसका व्यापार है, ठीक है, उसका जो अध्ययन है, इससे नापा कमांगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह आमतौर पर वस्तु और सेवाओं को बाजार पर लागू होता है। ये जो आमतौर पर है ना, यो भाई वस्तुओं और सेवाओं के बाजार पर जो है वो लागू होता है। इसलिए ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मांग और आपूर्ति का सिद्धांत जो है वो इसी पे होता है। ठीक है ना। तो याद रखियो, कई बार आया करे कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत जो है वो किस पे लागू होता है, या मैं बात करूं वो किसके अंदर आता है, तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है। तो याद रखियो, इसका जो आंसर बनेगा, देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो यो व्यक्तिगत तौर पे, तो भाई व्यक्तिगत उपभोक्ता और उत्पादक का। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234 है, व्यापक अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो व्यापक का मतलब हो गया भाई अपना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करा, तो यो संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। किसका करें भाई, पूरी की पूरी संपूर्ण संपूर्ण अर्थशास्त्र का। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, व्यापार, प्रदर्शन और संरचना का अध्ययन जो है वो इसी के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं, उनका नाम है जॉन मेडानड। जॉन मेडानड। ठीक है। तो वो याद रखियो इसका नाम। ठीक है। अगर मैं बात करूं आय और रोजगार का सिद्धांत किस पे काम कराया करे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कराया करे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना
235। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कौन है? मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यापक अर्थशास्त्र का जनक इसे कहा जाता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो कौन है? तो वो कौन? अपना जॉन मेरडार्नड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237। वेल्थ वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? ठीक है ना। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये दी थी भाई एडम स्मिथ ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 238 है, वेलफेयर डेफिनेशन या वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? तो अगर मैं बात करूं भाई वेलफेयर का मतलब की होया करे, तो कमजोर और जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सहायता जो है उससे नापा गया करा वेलफेयर। ठीक है ना। जैसे आप कह कि कोई आदमी है वेलफेयर के काम करने लग रहा है, इसका मतलब समाज ने सुधारण खातर या कमजोर लोगों के आर्थिक विकास के लिए या जरूरतमंदों के लिए जो काम करे वेलफेयर के काम करे। ठीक है ना। तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्श ने दी थी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 239 है, सिटी डेफिनेशन या किसने जी थी? तो या जी थी रॉबिन्स ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 240 है कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये दी थी सैमुअलसन ने। ठीक है, सैमुअलसन या इसने दी थी। नेक्स्ट 241, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं कौन सी हैं? तो भाई एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक के वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में कहा तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 242। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 है अपना कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण क्या है? तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। यह बात मैंने तो पहले भी बताई थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 243 है, व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण क्या है? तो भाई आय और रोजगार का सिद्धांत। याद रखियो भाई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य उपकरण तो है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य उपकरण है आय और रोजगार का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 244 पे। मांग का नियम किस पर आधारित है? जो मांग का जो नियम है वो किस पर आधारित है? मूल्य और मात्रा के विपरीत संबंध पर। ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो मांग का नियम किस पर आधारित है? मूल्य और मात्रा के विपरीत संबंध पर। अगर मैं बात करूं मूल्य ज्यादा होगा तो मात्रा उसकी मार्केट में कम हो जाएगी। अगर मूल्य किसी वस्तु का कम है इसका मतलब उस वस्तु की मात्रा जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा है। ठीक है। आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होया करें मूल्य और मात्रा। ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 245, आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है? आपूर्ति आपूर्ति होने लग रही है तो ये आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है? देखो अगर मैं बात करूं आपूर्ति के हुए, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजार में अधिक आपूर्ति करता है। ठीक है ने। अगर मैं बात करूं आपूर्ति का नियम तो देखो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी वस्तु की जो है वो आपूर्ति जो है वह ज्यादा होने लग रही है तो इसका मतलब वह व्यक्ति ज्यादा आपूर्ति जब करेगा जब उस वस्तु के प्राइस जो हैं वो मार्केट के अंदर ज्यादा होने लग रही होंगी। ठीक है ना। तो मूल्य और मात्रा के प्रत्यक्ष संबंध पर, इसका मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो सीधी बात है मात्रा भी मार्केट में फलतू जाएगी। ठीक है। याद रखियो एक है मांग का नियम और एक है आपूर्ति का नियम, दोनों ने याद रखियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 246 है, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी? उपभोक्ता अधिशेष, तो इसने इंग्लिश में आपा क्या करा? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ने। उपभोक्ता अधिशेष ने क्या करा भाई आपा? कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर मैं बात करूं यो क्या होया करे भाई, तो उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार है और वास्तव में भुगतान करता है। ठीक है ने।
जो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा। देखो अगर मैं बात करूं कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार है या बहुत कम कीमत देने को तैयार है और वास्तव में जो वो कीमत उड़े दे के आवे है, तो इन दोनों चीजा का जो डिफरेंस है उससे नापा क्या करा भाई कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना, या मैं बात करूं उपभोक्ता अधिशीष। ठीक है, तो देखो इसमें लिख रखा है उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी, तो याद दी थी मार्शल ने। किसने दी थी भैया, मार्शल ने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247 है उदासीनता वक्र। ठीक है ना, ये है उदासीनता वक्र। ठीक है ना, का सिद्धांत किसने दिया था, तो हिक्स और एलन ने। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 248। क्वेश्चन नंबर 248 है उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है। जो उपयोगिता है मतलब जिसने इंग्लिश में कहा यूटिलिटी, तो ये क्या है। ठीक है ना, किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि ही यूटिलिटी है। देखो अगर मैं बात करूं थामने अगर एक रोटी की भूख है तो थामने उस तक बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। ठीक है ना, पर अगर थमने दूसरी रोटी भी कह दे या भी खा ले तो थमने दूसरी रोटी खान दिया ने कम संतुष्टि मिलेगी। तो थमने तीसरी रोटी खाने की कह दे तो उस तक कतीय संतुष्टि को नहीं मिले। ठीक है ना, तो इस टाइप तो यार भाई अगर चीजें ज्यादा आती रहेंगी तो संतुष्टि जो है वो कम जाएगी। ठीक है, तो इससे ना क्या करा आपा यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, 249 क्वेश्चन सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया, तो सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये सीमांत उपयोगिता की है। ठीक है ना, सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक है, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग। ठीक है, उससे न कहेंगे, याद रखियो सीमांत उपयोगिता की है किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो है भाई सेम रोटी वाला एग्जांपल है। अगर हमने भूख है और हमने कोई एक रोटी देवे है तो संतुष्टि मिलेगी, दो रोटी देगा दूसरी तो कम संतुष्टि, तीसरी में और कम संतुष्टि। ठीक है, तो इसी टाइप तो यू है भाई। ठीक है ना, सीमांत उपयोगिता का नियम। उसके बाद नेक्स्ट है भाई 250 घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है। अगर वो घटन लाग रही है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी बोला है इसने अपा सीमांत उपयोगिता ने का नियम क्या बताता है, तो लगातार उपभोग से उपयोगिता घटती है। अगर हमने वो रोटी लगातार देने लाग रहा है, ठीक है ना, तो उपयोगिता बिल्कुल ही घटन लाग रही है ना। अगर हमने एक रोटी दे दी तो उपयोगिता घट गई, दूसरी दे दी उसकी और उपयोगिता घट गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 251 उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भूमि, तो भूमि के अंदर उत्पादन के लिए उसने जरूरी है उसके पास जैसे जमीन हो, खनिज हो, पानी हो, कच्चा माल हो, तो ये सारी चीजें आऊंगी भूमि के अंदर। नेक्स्ट है श्रम, श्रम के अंदर है शारीरिक या मानसिक श्रम हो उसके भाई कोई दिमाग तक काम करे है कंपनी में या कोई शारीरिक तौर पर काम करे है, यानी बात कहाँ श्रम के अंदर आएंगे कर्मचारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पूंजी, पूंजी का मतलब धन, वो धन डायरेक्ट भी हो सके है, वो कोई मशीन खरीद के भी हो सके है, या मैं बात करूं कोई उपकरण खरीद के हो सके है, या कारखाने ने बनाने में हो सके है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यमिता, या इसने क्या इसका आपा उद्यमशीलता की जरूरत हो है, चौथा कारक है वह व्यक्ति जो अन्य तीनों के एक साथ जोड़कर लेके आता है और खुद जोखिम उठाता है उसे कहते हैं भाई उद्यमशीलता या उद्यमिता। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 है कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, क्या लिख रखा है भाई इसमें यो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो त्यागे गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे 100 रुपए की किताब हम ले आए,
कि इस 100 रुपया की किताब जो थम लेके आए हो, इन 100 रुपया ते और के चीजें थम ल्यास को थे, है ना? वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना? तो त्यागे गए, मतलब थमें 100 रुपया ने त्याग के सामान लेके आए, पर हमने अन्य चीजें भी त्याग त्याग दी जो 100 रुपया में आ सके थी, पर हमने चाहिए की थी, किताब चाहिए थी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 253 भाई, आर्थिक समस्या का मूल कारक क्या है? आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या का मूल कारण है संसाधनों की कमी और इच्छाओं की अधिकता। कि किसी ने आर्थिक समस्या क्यों आओगी करा? क्योंकि उसके पास संसाधनों की तो कमी है और उसकी इच्छाएं की है ज्यादा, इसलिए आर्थिक समस्या होगी, क्या ना? तो यही होता है आर्थिक समस्या का मूल कारण। के बाद क्वेश्चन नंबर है 254, मूल्य किसे कहते हैं? तो मूल्य मतलब जो प्राइस है, प्राइस किसने कहे? वस्तु या सेवा का विनियमन अनुपात, ठीक है, उससे न कमांगे आप मूल्य। नेक्स्ट 255, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ गया, है ना? तो इसका मतलब होया करे कि वास्तविक आय में परिवर्तन से मांग में बदलाव। अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक आय में परिवर्तन हुए है तो मांग में बदलाव होएगा। अगर मैं बात करूं उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी, तो भाई उसकी मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी, और फालतू की चीज लेकर आओगा अगर आय बढ़ेगी तो। अगर उसकी आय कम हो जाएगी तो भाई वो उसकी मांग भी क्या हो जाऊंगी? कम, लिमिट की चीज यूज करेगा, क्या ना? तो इससे ने क्या करा आप इनकम इफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 256, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव यो क्यों होया करे? तो सस्ती वस्तुओं की ओर झुकाव, मतलब हमने कोई चीज जो है उसका सब्स्टिट्यूट खोज लिया, प्रतिस्थापन कर दी। कि अगर बाजार में किसी वस्तु का रेट अगर ज्यादा हो जाए तो थम क्या करोगे? भाई इसका तो रेट हो गया महंगा, इसे जिसी दिखन वाली और कौन सी वस्तु है जो हम लेके आस का, ठीक है ना? इसलिए भाई प्रतिस्थापन प्रभाव के अंदर लोगों का जो है वो एक वस्तु जो महंगी हो चुकी है उसे जिसी दूसरी वस्तुओं की खोज करने लग जाया करे, मतलब जो वस्तु सस्ती है उसकी ओर लोगों का झुकाव हो जाया करे। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 257, मांग की लोच का, मांग की लोच का अर्थ क्या है? ठीक है, बताओ भाई मांग की लोच का अर्थ क्या है? देखो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इसने की कमांगी मांग की लोच ने, ठीक है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो मूल्य परिवर्तन पर मांग की संवेदनशीलता। अगर मूल्य जो है वो परिवर्तन होने लग रहा है तो मांग में भी संवेदनशीलता आएगी, सही बात है। नेक्स्ट 258, मांग की लोच का सूत्र किसने दिया? तो फार्मूला किसने दिया था? मार्शल ने दिया था भाई। नेक्स्ट 259 क्वेश्चन है, मांग वक्र की ढलान कैसी होती है? तो मांग वक्र की ढलान जो है वो बाएं से दाएं होती है। मांग वक्र की ढलान कैसी होती है भाई? बाएं से दाएं और नीचे की ओर, ठीक है ना? जो बताता है कि कीमत कम होने पर, ठीक है ना, कीमत कम होने पर मांगे बढ़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी तो उसकी मांग की हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना? मांग वक्र में क्या होगी? अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर है नीचे की ओर, ठीक है, और बाएं से दाएं और नीचे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है 260, आपूर्ति वक्र की ढलान कैसी होती है? इसका उल्टा, मतलब यह होगी नीचे की ओर। अगर किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो मार्केट में उस चीज की आपूर्ति ज्यादा होगी, तो इसलिए ऊपर की ओर, बाएं से दाएं और ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है 261, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी कैसा होता है? यो होया करे भाई अवतल, मैं बात करूं कनकेव, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तो हमने पढ़े हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र, अगर मैं बात करूं एक वस्तु का अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन आपने कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास संसाधनों की कमी है। क्योंकि एक के फैक्ट्री में दो चीज अगर बनावांगे, अगर एक ने ज्यादा बनावांगे तो दूसरी जो है वह कम बनानी पड़ेगी। इसलिए किसा ग्राफ बनेगा इसका, किसा वक्र बनेगा इसका भाई? तो वो बनेगा कनकेव, क्या ने? याद रखियो इसने। नेक्स्ट है उत्पादन संभावता वक्र,
सिद्धांत क्या है? जो पीपीसी लिख रखा है इससे की फुल फॉर्म है उत्पादन संभावना वक्र। इसका सिद्धांत है अवसर लागत का बढ़ना, ठीक है ना, कि किसी अवसर पर किसी चीज की लागत अगर बढ़े है तो वो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर है 263 है। क्वेश्चन नंबर 263 है भाई अपना, अल्पावधि में कौन सा कारक स्थिर रहता है? तो अल्पावधि के अंदर जो पूंजी है वह स्थिर रहती है, ठीक है। अल्पावधि में पूंजी स्थिर रहती है। अगर मैं बात करूं अल्पावधि के अंदर जो स्थिर कारक है वे कौन कौन सी हैं, तो वो है पूंजी। पूंजी की अगर मैं बात करूं इसमें मशीन है, कोई बिल्डिंग है, ये सारी चीजें आ करें। और जो परिवर्तनशील कारक है जैसे श्रम है, कच्चा माल है, ये सारे के सारे क्यों है परिवर्तनशील कारक हुआ करें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264 है, दीर्घावधि में सभी कारक कैसे होते हैं? तो भाई सारे के सारे कारक जो हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, सारे कारक ही परिवर्तनीय उसके हैं, ठीक है। उसके बाद 265, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत किससे तय होती है? तो भाई वह होती है मांग और आपूर्ति से, ठीक है। मांग और आपूर्ति से, डिमांड और सप्लाई से। क्वेश्चन नंबर 266, एकाधिकार मोनोपोली की विशेषता क्या है? तो मोनोपोली में पाओगा एक ही विक्रेता, और डिओपोली में पाओगे दो विक्रेता, और ओलिगोपोली में पाओगे कुछ विक्रेता, मतलब 10-15 विक्रेता। याद रखियो इन सारे ने, ठीक है। नेक्स्ट 269, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन का सिद्धांत किसने दिया था? चेम्बरलिन ने दिया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 270 पे आ गया अपन। देखो, अगर मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या है? अर्थव्यवस्था में कुल मांग ही जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति। नेक्स्ट 72, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाला सामान्य जो वृद्धि है उससे न कि क्या करा पा मुद्रास्फीति। इसमें जो रुपये की जो शक्ति है वह कम हो जाया करे, क्योंकि वस्तुओं की शक्ति जो है वो बढ़ जाया करे, मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाया करे, तो रुपये की शक्ति कम हो जाया करे। नेक्स्ट है 273, डिफ्लेशन क्या होता है? तो सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट, इसमें वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है जिसके कारण रुपया स्ट्रोंग हो जाता है। नेक्स्ट 274, आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स ग्रोथ किसे कहते हैं? तो वास्तविक उत्पादन और आय में वृद्धि। 275, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? तो आर्थिक विकास, कि आर्थिक विकास कितना होने लग रहा है, इसका जो मापन है वो जीडीपी से किया जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब अपने देश में कितना के जीडीपी ज्यादा ग्रोथ होगी तो उतना ही ज्यादा अपने आर्थिक विकास होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है भाई सूक्ष्म, 200 क्वेश्चन नंबर अपना 276, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 276 है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस क्या होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस होया करे व्यक्तिगत निर्णय। के बाद नेक्स्ट है मैक्रो, 277 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस तो ये होता है राष्ट्रीय आय, जीडीपी, ठीक है ना, इस टाइप से, या रोजगार और महंगाई, ये सारी चीजें। 278, अर्थशास्त्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो अर्थशास्त्र शब्द सबसे पहले जेनोफन ने दिया था, एक ग्रीक के दार्शनिक थे ये। क्वेश्चन नंबर 279, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो वेल्थ ऑफ नेशन बहुत बार एग्जाम में आकर किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 280, एडम स्मिथ को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने कहा करें, ठीक है। उसके बाद 280 लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई अल्फ्रेड मार्शल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखियो भाई, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो वो है अल्फ्रेड मार्शल।
तो भाई थैंक यू सभी को, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइयो। सारे के सारे भाई वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल ने जरूर कर दियो। ठीक है, और इसी टाइप की और एनपीएस पब्लिकेशन की बुक्स का सॉल्यूशन आगे भी आपको मिलता रहेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करांगे। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। तो थैंक यू भाई, धन्यवाद सारा ने।